नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे मैकाले का विवरण पत्र 1835 मैकालेस मिनट्स ऑफ 1835। 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। उस समय जब वो मैकाले भारत आया था, उस समय प्राच्य और पाश्चात्य विवाद काफ़ी उग्रतम रूप में धारण कर चुका था। आपको हम बताना चाहते हैं कि प्राच्य और पाश्चात्य जो विवाद था वह दरअसल 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ धनराशि जो साहित्य और साहित्यकारों के ऊपर खर्च करने थे, उनको लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। उसमें दो समूह थे, एक प्राच्यवादी थे और एक पाश्चात्यवादी थे। दोनों, अगर हम कहें तो दोनों में ही अंग्रेजी अधिकारी ही थे, वो अंग्रेज कर्मचारी ही थे, जो दो भागों में बट गए थे। एक समूह ऐसा था जो पुराने और ओल्ड, जो हम कह सकते हैं कि लोग जो थे यहाँ पे अधिकारी थे अंग्रेज, उनका एक समूह था, और एक नव जो अभी नए नए अधिकारी के रूप में भारत आए हुए थे, अंग्रेजी अधिकारी, उनका एक ग्रुप था। जो प्राच्यवादी थे वो भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य के समर्थक थे, और जो पाश्चात्यवादी थे वह केवल अपने, हम कह सकते हैं कि यूरोपियन जो भाषा है अंग्रेजी, और अंग्रेजी साहित्य को विद्वानों के मानने वाले थे। और विवाद यही था कि वो 1 लाख रुपए का खर्च हम कैसे करें, और इसी को लेकर यह प्राच्य और पाश्चात्यवादी काफ़ी उग्र हो गए, क्योंकि वो 1813 के चार्टर एक्ट में उस धनराशि को खर्च करने की बात कही गई थी। लेकिन वह विवाद यहाँ उत्पन्न हो गया कि वो पैसा किस पे खर्च किया जाए। दरअसल माजरा यही था, यही विवाद उत्पन्न हुआ, और ये बाद में दो गुट में बट गए, और वो पैसा जो 1813 में था वो खर्च नहीं हो पाया था। और तब 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले भारत आया, और वो भी गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, उनको कानूनी सलाहकार के रूप में, लीगल एडवाइजर के रूप में उसने भारत में पदार्पण किया। जब वो भारत आया था तो विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले को बंगाल के लोक शिक्षा समिति की सभापति नियुक्त किया, और इस विवाद को सुलझाने हेतु कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। मैकाले ने 1813 का आज्ञा पत्र, जो 1813 का चार्टर एक्ट था, मैकालेस मिनट्स की धारा 48वीं धारा में अंकित जो 1 लाख रुपए थे, उसको व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों के, मतलब जो प्राच्यवादी हैं और पाश्चात्यवादी हैं, दोनों दलों के वक्तव्यों को सूक्ष्म अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद अपनी सलाह को उन्होंने लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामने प्रस्तुत किया, जो वो विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास भेजा। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण किया। मैकाले ये चाहता था ऐसे वर्ग का निर्माण करे जो रंग रूप से, शक्ल सूरत से तो भारतीय हूँ, लेकिन वेशभूषा से, बातचीत करने से या व्यवहार से या सोचने से, चिंतन करने से वह विदेशी हूँ। यह उसमें मैकाले की सोच थी, यह थी। अगर हम बात करते हैं, जो मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को अपना एक जो उसने आज्ञा पत्र के बारे में जो अपना एक विचार प्रस्तुत किया था, जो व्याख्या दिया था कि वो 1 लाख रुपए को कैसे खर्च करना है, उसको उसने विवरण पत्र में लिखा था। उसने कहा था कि 1 लाख की जो धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब मैकाले ने सुझाव दिया गवर्नर जनरल को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, कि 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। सरकार चाहेगी तो किसी पे खर्च कर सकती है, वो अंग्रेजी साहित्य के ऊपर खर्च कर सकती है या भारतीय साहित्य के ऊपर खर्च कर सकती है, ये सरकार के ऊपर है। उसने एक सुझाव दिया। दूसरा उसने कहा, जो साहित्य शब्द था, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं, अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है। यह उसने कहा कि केवल जो साहित्य है, जो भारतीय साहित्य, जिसमें साहित्य शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसमें केवल भारतीय जो साहित्य हैं, जो अरबी हैं या संस्कृत है, यही साहित्य नहीं है, अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित करना उसने कहा कि जरूरी है। और जो उसमें भारतीय विद्वान का जिक्र किया गया था उस 1813 के चार्टर एक्ट में, उसने भारतीय विद्वान को परिभाषित किया मैकाले ने
कि भारतीय विद्वान का मतलब केवल मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का जो विद्वान है वो भी हो सकता है। मतलब उसने घुमा फिरा के जो भारतीय साहित्य के जो विद्वान थे उनके जगह पे जो पाश्चात्य विद्वान थे, मीन्स जो पाश्चात्य भाषा को जानकार थे, उन विद्वानों का पक्ष में भी बातें कही। आज्ञा पत्र की धारा जो 43वीं धारा थी उसमें व्याख्या करने के बाद मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया और अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा एवं साहित्य का हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा की शक्तिशाली समर्थन किया। वह भारतीय जो साहित्य थी या भारतीय जो साहित्य थी या शिक्षा थी, भारतीय जो प्राच्य शिक्षा हम जिसे कह सकते हैं, उसका विरोध किया और उसने केवल पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा का शक्तिशाली समर्थन किया। इस प्रकार लॉर्ड मैकाले ने भारतीय साहित्य का निरर्थक बताते हुए अंग्रेजी को अधिक समृद्ध बताया। उसके अतिरिक्त मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हों, रुचियों, विचारों, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज होना चाहिए। क्योंकि मैकाले जो चाहता था, मैकाले चाहता था कि उसके और भारतीयों के बीच में एक मिडवेटर, मध्यस्थता करने वाला कर्मचारी उसको जरूरत थी जो उसके इशारों पर काम कर सके और लोगों को समझा सके। तो ऐसे कुछ कर्मचारियों को उसकी जरूरत थी और इस आधार पर उसने उस 1813 के चार्टर एक्ट को जो उसने अपना रिकमेंडेशन भेजा लॉर्ड विलियम बेंटिक को, अपने हिसाब से उसने बना दी। अगर हम लॉर्ड मैकाले का जो सुझाव थे या जो विवरण उसने लॉर्ड विलियम बेंटिक को भेजा था और उसकी समीक्षा करें, जब उसकी समीक्षा करते हैं तो कुछ दोष निकल के आते हैं। भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ, क्योंकि मैकाले ने कहीं न कहीं साहित्य में जो बगावत उसने की, भारतीय साहित्य को अलग किया और अंग्रेजी साहित्य को अलग किया और कहीं न कहीं अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी पाश्चात्य जो ज्ञान विज्ञान है उस पर ज्यादा फोकस किया, तो वहां पे फूट हुआ। क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे विद्वान थे जो अंग्रेजी शिक्षा पे भी काम कर रहे थे और कुछ हमारे जो विद्वान थे वो भारतीय शिक्षा साहित्य के ऊपर काम कर रहे थे, तो कहीं न कहीं उनमें मतभेद हुआ और कहीं न कहीं उसने मैकाले ने फूट का बीजारोपण किया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि भारतीयों में भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का अवहेलना की गई, लॉर्ड मैकाले ने बहुत जोर शोर से भारतीय साहित्य और संस्कृति का उसने विरोध किया, कहीं न कहीं उसकी आलोचना किया और उसकी अवहेलना की गई। ये आप दोष देख सकते हैं। भारतीय धर्म की अवहेलना की गई, विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया, अंग्रेजी को जबरदस्ती लोगों पर थोपा गया, भारत में ऐसे शिक्षित वर्ग को तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को मजबूती प्रदान करें। इस मैकाले के उस नियम पे हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मैकाले के इन दोषों के अलावा इसके बहुत अच्छे प्रभाव भी हुए, तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं ये मैकाले की शिक्षा नीति के निम्नलिखित अच्छे प्रभाव जो भारतीय शिक्षा पे जिसका प्रभाव पड़ा। तो हम कुछ प्रभाव जो मैकाले के ने जो भी किया, लेकिन उसका कुछ प्रभाव भी हमारी शिक्षा पे पड़ा। पहला अगर हम बात करते हैं, भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुल गए, क्योंकि भारत अभी तक भारत तक ही सीमित था। वह जो पाश्चात्य ज्ञान था या जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय ज्ञान था, वेस्टर्न जो हम कह सकते हैं कि नॉलेज उसको मिलना चाहिए था, पाश्चात्य ज्ञान कहीं न कहीं उससे अभी तक दूर था और मैकाले ने वो रास्ता खोल दिया। वो अंग्रेजी का महत्व देकर और कहीं न कहीं अंग्रेजी के माध्यम से जो विश्व के साहित्य हैं, विश्व के जो ज्ञान है भारतीयों ने जाना, तो एक विस्तृत ज्ञान के द्वार खोले गए। एक पहला इसके अच्छे प्रभाव थे। भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास रखना, मतलब भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो आप कह सकते हैं जो वैदिक काल में जो गुरुकुल व्यवस्था थी, बौद्ध काल में आप देखें जो बौद्ध काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, उसके बाद मुस्लिम काल में मकतब मदरसा की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं अपने ही संस्कृति, अपने ही कल्चर को फॉलो करते हुए आ रही थी। लेकिन उसमें मॉडर्नाइजेशन, अगर हम कहें आधुनिकता का समावेशन कहीं न कहीं मैकाले की शिक्षा की नीति के द्वारा हुआ और ये शिक्षा का संरचना का जो शिलान्यास है वो आधुनिकता का शिलान्यास किया गया। भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, क्योंकि उसने अपने लाभ के लिए राजनीति किया और उसका कहीं न कहीं भारतीय लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। भारतीय अपने अधिकारों के लिए जागृत हो गए, क्योंकि जब उसने दबाव डाला, क्योंकि मैकाले ने शिक्षा के
जो इंस्ट्रक्शन भाषा का जो माध्यम होना चाहिए उसको बहुत सख्ती के साथ अंग्रेजी को अनिवार्य किया था, और कहीं न कहीं लोग उसके विरोध में थे, जो भारतीय लोग थे वहां पे विरोध किए, तो भारत के लोग जो अपने अधिकारों के लिए जागृत हो गए। अगर हम बात करते हैं भारतीयों विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति, भारतीयों में विज्ञान और तकनीकी के प्रति जागृति हुई। मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नलिखित शब्दों में घोषित किया। वो शब्द थे, शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन को सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जाएगा। मतलब अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी विद्वान, इन्हीं के ऊपर वो सारा धन जो 1 लाख रुपए थे यह खर्च किए जाएंगे। ये 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने घोषणा कर दिया। और इस प्रकार से हम कहें कि यह जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था उसका अंत हुआ। लेकिन प्रश्न ये भी आता है हमारे दिमाग में, क्या मैकाले द्वारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया, या मैकाले के द्वारा जो घोषणा उसने किया क्या वो खत्म हो गया प्राच्य पाश्चात्य विवाद? विज्ञप्ति अगर हम बात करें और इसका जवाब समझें तो विज्ञप्ति जो लॉर्ड मैकाले ने निकाला था कि सरकार की शिक्षा नीति को निश्चित दिशा प्रदान कर दी, परंतु यह प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत न कर सकी। तो आप कह सकते हैं कि मैकाले का जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो उसने निस्तारण किया था अभी तक नहीं हो पाया था। अंतिम अगर हम बात करें, फिर प्रश्न मन में आता है कि फिर प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे किया गया? जो भारतीय शिक्षा को लेकर या वेस्टर्न जो एजुकेशन के ऊपर जो प्राच्य पाश्चात्यवादियों का विवाद था, क्या वो खत्म हो गया था? तो अभी हुआ कि खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो कब खत्म हुआ? तो बात हम करते हैं जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत से वापस इंग्लैंड वापस चला गया और उसकी जगह पे नए गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर बनाए गए और उन्होंने पद संभाला। जब भारत में लॉर्ड ऑकलैंड ने आए तो उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने डिसीजन किया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए तो जो प्राच्यवादी हैं, जो भारतीय साहित्य को पक्ष में हैं, उनका आंदोलन स्थगित हो जाएगा। और अंत में लॉर्ड ऑकलैंड ने जो गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के, उन्होंने प्राच्यवादियों के लिए अलग से प्रति वर्ष 31,000 रुपए का धन दिया, उनके साहित्य के ऊपर खर्च करने के लिए घोषणा किया। इस घोषणा से प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया, फलस्वरूप लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत हो गया। तो अगर हम कहें कि जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ वो लॉर्ड मैकाले और के जो उसने लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विज्ञप्ति के आधार पर कहा कि ये खत्म कर दिया कि भाई अंग्रेजी के ऊपर ही हम खर्च करेंगे, तो वो विवाद खत्म नहीं हुआ था। लेकिन वो विवाद कब खत्म हुआ? जब लॉर्ड ऑकलैंड आए और 1 लाख तो उसको उन्होंने नहीं छेड़ा, अन्य 31,000 रुपये अतिरिक्त उन्होंने प्राच्यवादियों को खुश करने के लिए 31,000 प्रतिवर्ष का धन खर्च करने की बात कही। और इस प्रकार से अगर हम कहें तो यह खत्म विचार जो है, या हम कह सकते हैं कि यह जो इसका प्रभाव था यह खत्म हो गया। लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर दिया। ठीक है, आज का इतना ही, कल हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। धन्यवाद।